सऊदी अरब में जैद को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, जिसके बाद से परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत ख़राब थी और उसके बाद अब जब जवान बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई, उसके बाद से पूरे परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। जब से जैद को ये सज़ा सुनाई गई है, तब से पूरे देश में बस इसी बात की चर्चा हो रही है। लेकिन अब एक बार फिर परिवार की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं और ये मुसीबतें किसी और ने नहीं बल्कि सऊदी अरब के वकीलों ने बढ़ाई हैं। सऊदी अरब के वकीलों ने ज़ैद के खिलाफ कुछ ऐसा कर दिया है, जिसके बाद से अब परिवार के सामने ज़ैद को बचाने का जो एक ऑप्शन था, वो भी अब करीब-करीब ख़त्म हो गया है। दोस्तों, सबसे अहम बात ये है कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हो सकता है आपको ये ना पता हो कि आखिर ज़ैद कौन है। मुमकिन है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर ज़ैद कौन है, ज़ैद सऊदी में क्या कर रहा था, ज़ैद को क्यों गिरफ्तार किया गया, कब ज़ैद को फांसी की सज़ा सुनाई गई और साथ ही हम यही बताएंगे कि हिंदुस्तान में यूपी में ज़ैद का परिवार कहाँ रहता है। अब तक परिवार के सामने एक ऑप्शन था कि वो वकीलों के ज़रिए दया याचिका दायर कर सकते हैं और ज़ैद के लिए माफ़ी तलब कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के वकीलों ने, सऊदी अरब के वकीलों ने उनके सारे ऑप्शन को ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद से परिवार इतना परेशान है कि बुज़ुर्ग पिता की नज़रों के सामने मानिए अंधेरा सा छा गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी ख़ास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमारा पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और पेज को फॉलो कर लेते हैं तो इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को महफूज रख सकेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात 15 जनवरी साल 2023 की है, जब ज़ैद को सऊदी अरब में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। चेकिंग के दौरान उसकी गाड़ी से मादक पदार्थ निकलता है। सऊदी अरब का कानून है, अगर आप जो है किसी भी तरह के नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किए जाते हैं या पकड़े जाते हैं, तो वहाँ आपको उम्र कैद से लेकर सज़ाए मौत तक का प्रावधान है और इसी प्रावधान के तहत ज़ैद को फांसी की सज़ा सुना दी गई। बेटे को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इस बात की जानकारी जब परिवार को मिली तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तमाम लोगों से उन्होंने मशवरा किया, रोना पीटना भी घर में मचा हुआ था। तो कुछ लोगों ने मशवरा ये दिया कि भाई आप जो हैं दिल्ली जाइए, दिल्ली के दूतावास में एम्बेसी में बात कीजिए, वहाँ से आपके लिए रास्ता ज़रूर निकलेगा। लिहाजा परिवार के कुछ लोग दिल्ली पहुँचते हैं, दूतावास के अधिकारियों से बात करते हैं, उनको पूरी बात बताते हैं। तो दूतावास के अधिकारी तुरंत सऊदी में अधिकारियों से बात करते हैं। तो वहाँ से अच्छा, अभी तो ये भी नहीं पक्का था कि जो खबर उन्हें मिली है बेटे को फांसी की सज़ा की बात, यह सच्ची है कि नहीं। जब वो दूतावास पहुँचते हैं तो जब दूतावास के अधिकारी सऊदी में बात करते हैं तब यही बात पुख्ता हो जाती है, यहाँ ज़ैद को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन साथ ही सऊदी की सरकार के जो अधिकारी थे वो ये भी बताते हैं कि अगर परिवार चाहे तो सऊदी आकर दया याचिका दायर कर सकता है और तो फिर कोर्ट अगर चाहेगी तो ज़ैद को थोड़ा मोड़ा जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता है, या हो सकता है कि उसको यूं ही जो है बरी कर दिया जाए और उसके देश पहुंचा दिया जाए। दोस्तों, अब यहीं से असली खेल शुरू होता है, जिसमें पूरा परिवार उलझ गया है। दरअसल बुजुर्ग ज़ुबैर के दो बेटे और हैं जो सऊदी में काम कर रहे हैं, अभी भी हैं। तो उन नईम और बिलाल, ज़ुबैर तुरंत उनको फ़ोन करते हैं, उनसे बताते हैं कि तुम अपने भाई ज़ैद के लिए वकीलों से सऊदी में बात करो और दया याचिका दायर करो ताकि जो है उसको बचाया जा सके। इसके बाद नईम और बिलाल जो हैं वकीलों के पास पहुंचते हैं, वकीलों से बताते हैं कि आप जो है हमारे भाई को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और आप जो है हमारे भाई की तरफ से दया याचिका दायर कर दीजिए, कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दीजिए ताकि उसे जो है बचाया जा सके और हम अपने देश वापस ले जा सकें। लेकिन वहाँ के वकीलों ने जो जवाब दिया नईम और बिलाल को, उसे सुनकर दोस्तों आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल सऊदी के वकीलों ने साफ कर दिया कि वो ज़ैद की तरफ से दया याचिका दायर नहीं करेंगे और ना ही ज़ैद को जो फैसला सुनाया गया है सज़ाए मौत का, उसे कोर्ट में चुनौती देंगे।
जब से वकीलों ने ये बात बोली है, उन्होंने अपील करने से इनकार किया है, तब से यकीन जानिए पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के सामने एक लौता ऑप्शन यही था, जो पूरी तरह से वहाँ के वकीलों ने ख़त्म कर दिया। अब परिवार को ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें भी तो क्या करें। नईम और बिलाल ने तमाम वकीलों से गुजारिश की, तमाम वकीलों ने वकीलों से मुलाकात की, उनसे गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो है कुछ भी करके हमारे भाई को बचा लीजिए। लेकिन सारे वकील जो हैं ये कह सकते हैं कि लामबंद हैं, और सारे वकील बस यही कह रहे हैं कि नहीं, हम कोई दया याचिका दायर नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ वहाँ के वकीलों ने एक मशवरा भी दिया। वो मशवरा बहुत अहम है, लेकिन अहम होने के साथ साथ उस मशवरे को अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल काम है। दरअसल वहाँ के वकीलों ने ये बोला है कि भाई हम आपकी दया याचिका तो दायर नहीं कर सकते और ना ही कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो भारत की सरकार से आप बात करिए, और भारत की सरकार जो है यहाँ सऊदी की सरकार से बात कर ले और वो जैद के लिए माफ़ी तलब करे। अगर भारत की सरकार जैद की तरफदारी करती है और जैद के मार्फत बात करती है, तो मुमकिन है कि सऊदी की जो गवर्नमेंट है वो जैद को यूं ही बरी कर देगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो सऊदी का कोई आदमी हो जो कोर्ट की तरफ से, अब ये पिटीशन दायर की जाएगी जो कोर्ट की तरफ से जो एक जुर्माना लगेगा उसके ऊपर कि भाई आप इतना पैसा दीजिए तो आपके ऊपर मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर कोई सऊदी का आदमी उतनी रकम, उतना सर्टेन अमाउंट वहाँ जमा करा दे अदालत में, तो जैद को बरी कर दिया जाएगा। अब जो रकम है वो इतनी मामूली नहीं होगी। वो रकम अगर मान लीजिए ये ऐसे समझिए कि 22 रुपये 80 पैसे की करेंसी है सऊदी की, और अगर मान लिए 1 लाख रुपए उन्होंने वहाँ के मांग लिए, तो यहाँ के वो हो जाएंगे करीब 22.5-23 लाख रुपए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना मुश्किल है कि वहाँ के अमाउंट के हिसाब से ये जैद का परिवार इतनी रकम वहाँ जमा कर सके। और ये भी बड़ा मुश्किल है कि सरकार से वो गुजारिश करें और सरकार जो है सऊदी की सरकार से बात करें। लेकिन इससे पहले कई बार इस तरह के मामलात पेश आए हैं कि तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम भारतीयों को जो दूसरे देशों में फंसे रहे हैं, उनको ना सिर्फ सरकार ने बचाया है बल्कि उनको वापस देश भी लाया गया, हिंदुस्तान लाया गया है, उनको उनके परिवार से मिलवाया भी गया है। इस तरह के तमाम वाक़यात हैं। और इसी सरकार में, केंद्र की बीजेपी सरकार में इस तरह के मामलात हुए हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कहाँ से होता है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मेरठ। मेरठ के रछौती गांव है और थाना लगता है मुंडाली। मुंडाली थाने के रछौती गांव में ज़ुबैर का परिवार रहता है। बुजुर्ग ज़ुबैर के 7 बेटे और 2 बेटियाँ। तो परिवार आर्थिक तंगी से जूझ ही रहा था। साल 2018 में जून के महीने में ज़ुबैर के 3 बेटे जैद, नईम और बिलाल, ये तीनों सऊदी रोज़गार की तलाश में चले जाते हैं। वहाँ जाकर तीनों अलग अलग कंपनियों में गाड़ियाँ चलाने लगते हैं। ड्राइवर बन सकते थे, उनको गाड़ी चलानी आती थी, वो ड्राइवर बन जाते हैं। जिसमें जो जैद था वो स्वाले मोहम्मद अल सुदेश कंपनी में बतौर ड्राइवर काम करने लगता है। कुछ वक्त वो नौकरी करता है। वहाँ पर जो है ना तो उसकी नौकरी ठीक थी और ना उसे तनख्वाह ही ठीक मिल रही थी, इसलिए जैद ने वहाँ पर जो है जॉब छोड़ दी। इसके बाद जैद ने जो था वहाँ पर अल जफ़र कंपनी है तनाजुल में, वहाँ जाकर बतौर ड्राइवर नौकरी ज्वाइन कर लेता है। अभी 1 साल गुजरा था, वहाँ तनख्वाह भी ठीक थी, जैद दिल लगाकर काम भी कर रहा था। 1 साल गुजरा था कि जैद जिस गाड़ी को चलाता था वो गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी डैमेज हो जाती है। जैद अपने मालिक से माफ़ी मांगता है कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब चूंकि हादसा जब होता है तो हादसा किसी एक की गलती से होता नहीं, गलती दोनों तरफ से होती है। मगर मालिक ने कुछ सुना नहीं। मालिक सऊदियन था, अरबी था, उसने कुछ सुना नहीं और वो जैद से हर्जाना मांगने लगा। उसने कहा जितनी महंगी मेरी गाड़ी उतना पैसा तुम मुझे दो। मगर जैद की इतनी हैसियत थी नहीं कि वो उतना पैसा दे पाता, तो मामूली ड्राइवर था। जैद ने मना कर दिया कि साहब मैं क्या कर सकूँ, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊँगा, या तो आप मेरी तनख्वाह से काटो। मगर वो अड़ गया, नहीं आप मुझे एक बार में ही सारा पैसा दीजिए।
अब जैद को समझ में आ गया कि भाई अब यहाँ कटेगी नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा है नहीं देने के लिए और ये अरबी मुझे जीने नहीं देगा। लिहाजा उसने जैद जो था जब पैसा देने में से मना करने लगा तो सऊदी आदमी ने जैद के खिलाफ पैसों की वसूली के लिए मुकदमा दर्ज करा दिया। अब जैद फंस गया। जैद को समझ में आ गया कि भाई ऐसा है कि यहाँ उलझ जाऊंगा बहुत ज़्यादा। तो एक दिन चुपचाप जैद ने वहाँ भी नौकरी छोड़ दी। फिर उसके बाद जैद की मुलाकात जो है सऊदीया में एक अरबी पुलिस वाले से होती है, पुलिस अधिकारी से। और पुलिस अधिकारी जैद को मदद करने का दिलासा देता है। जैद से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर में जो है मेरी निजी कार चलाओ, मेरे परिवार को लाया ले जाया करो अपना, जो तुम्हारा पैसा होगा तुम्हारी तनख्वाह के मैं दे दूंगा तुमको। जैद उस पुलिस वाले के साथ उसके घर चला जाता है, उसको वही नौकरी मिल गई। वो उसके घर जाता है, वहां जाकर देखता है तो पहले से ही 2 लोग और उसके यहाँ काम कर रहे होते हैं। वो 2 लोग जो थे वो पाकिस्तानी नागरिक थे। जैद ने जो अपने परिवार को बताया कि वो जो पुलिस अधिकारी था अरबी, वो दिन में उनसे कूड़े का डंपर चलवाता था। मतलब कूड़ा उठवाया जाता था एक जगह से और दूसरी जगह डंपिंग यार्ड में ड्रॉप कर दिया जाता था। और शाम के बाद वो अपनी निजी कार से कुछ गिफ्ट पार्सल जो थे वो अलग अलग जगहों पर भिजवाया करता था। अब पुलिस अधिकारी का मामला था तो भाई अब जैद में अंदर ये हिम्मत तो थी नहीं कि वो उसे जवाब तलब कर सके कि आखिर इस पैक में है क्या, इस पैकेट में। और ना ही ये हैसियत उन 2 पाकिस्तानियों में थी। वो तीनों ही यही लगे रहते थे, दिन भर कूड़ा ढोते थे, शाम को कार चलाते थे उसकी। फिर एक दिन, ये बात है 15 जनवरी साल 2023 की, जैद अपने उन्हीं दोनों साथियों के साथ कार से जा रहा था। मालिक ने, वही पुलिस अधिकारी ने उसको पार्सल देने के लिए कहीं पहुंचाने के लिए भेजा था। रास्ते में जैद की गाड़ी को रोक लिया जाता है। पूरी बेफिक्री के साथ जैद गाड़ी रोकता है, गाड़ी चेक करा देता है। कार में वो पार्सल बरामद होता है। पुलिस पार्सल निकालती है, पार्सल खोला जाता है। अब जब उसके पार्सल खोला जाता है तो पार्सल के अंदर से नशीला सामान निकलता है, नशे का सामान था वो। पुलिस देखती है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस के जितनी तेजी से होश उड़े तो उससे कहीं ज्यादा इन तीनों के जैद, उसके साथ जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनके फाख्ते उड़ जाते हैं। वो कहते हैं ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। उन्होंने तुरंत कहा कि साहब ना ये तो मेरी गाड़ी हमारी है और ना ये पार्सल हमारा है, हम तो भाई नौकरी करते हैं, घर के पुलिस अधिकारी के हम ड्राइवर हैं और उन्हीं की गाड़ी है, उन्हीं का पार्सल है, हम तो बस पहुंचाने जा रहे हैं। लेकिन ये बात उन पुलिस वालों ने मानी नहीं और उन्होंने जैद और वो दोनों पाकिस्तानी नागरिक यानी कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों को जद्दा सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। तभी से तीनों पर मुकदमा चल रहा था मक्का की क्रिमिनल कोर्ट में। मक्का क्रिमिनल कोर्ट में करीब 1 साल तक हियरिंग, 1.5 साल चली। उसके बाद फैसला आ गया और मक्का क्रिमिनल कोर्ट ने एक पाकिस्तानी को बरी कर दिया, जबकि जैद और एक पाकिस्तानी नागरिक को फांसी की सज़ा सुना दी। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले जैद ने मर्सी पिटीशन दायर की थी, जिसके तहत जैद ने अपनी सज़ा को कम कराने की अपील की थी। कोर्ट ने उस अपील पर गौर किया, उस याचिका पर सुनवाई की और जैद की फांसी की सज़ा को 15 साल में तब्दील कर दिया है। साथ ही जैद पर कुछ आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अब जो आर्थिक दंड लगाया गया है वहाँ के हिसाब से तो मामूली रकम है, लेकिन आप ये समझिए कि इंडिया के हिसाब से वो कई लाख रुपए है। अभी फ़िलहाल जैद को बचाने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और एक जो ऑप्शन था कि मर्सी पिटीशन दायर करते हुए वहाँ के वकीलों के ज़रिए जैद को बचाया जा सकता है, तो वो ऑप्शन भी अब करीब करीब ख़त्म ही मान लीजिए। अब परिवार को सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से उम्मीद है। अगर ये सरकार चाह जाएगी और वहाँ के सरकार से, यहाँ की गवर्नमेंट से बात कर लेगी तो यकीनन जैद को तत्काल प्रभाव से रिहा करना ही पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि आखिर इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है, जैद को कैसे बचाया जाता है। दोस्तों, इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप दूसरे देशों में जहाँ भी काम करने जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपके दोस्त यार, आपके रिश्तेदार, भाई, कोई भी जा रहा है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि अपने आप को अलर्ट रखें। जो काम आप कर रहे हैं उसमें ये देख लीजिए कहीं कोई कानून का, उस देश के हिसाब से किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरे देशों के कानून बहुत ज़्यादा सख्त हैं
और दूसरे देशों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो करेंसी की, और एक सबसे अहम प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज की, क्योंकि आप वहाँ की भाषा हमारी भाषा बिल्कुल अलग होती है, हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, यानी कि इंडिया से जाने वाला आदमी दूसरे देशों में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताइएगा कि आखिर इस मामले में गलती किसकी लगती है आपको। आखिर क्या लगता है कि इसमें ज़ैद की गलती थी या पाकिस्तानी नागरिकों का कुछ मामला था, या उस पुलिस अधिकारी ने साजिश के तहत इनको फंसाया? किसकी गलती थी, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।